जी, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत, अभिनंदन उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आलोक राज जी, आरएसएसबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आ चुका है कि जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का जो एग्ज़ाम है, वो जनवरी के अंदर ही होने वाला है। अब पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी? अगर नहीं होती है, तो ये राजस्थान की पहली भर्ती हो जाएगी थर्ड ग्रेड, क्योंकि इससे पहले थर्ड ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी हुई हैं, उनके अंदर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इतने कम पदों पर जो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती होने वाली है। लेकिन अपने जो हाथ में वो क्या है, वो है तैयारी। ठीक है? चाहे कितने कम पदों पर भर्ती हो, अपने को तैयारी जारी रखनी है और जनवरी के अंदर ही आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, और पुराने जो पिछली बार जो आपकी थर्ड ग्रेड मेंस के एग्ज़ाम हुए, उसके अंदर जो आपके राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के कितने प्रश्न आए, किस प्रकार से आए, क्या उनका लेवल रहा था। प्रत्येक विषय जैसे साइंस, मैथ है, उर्दू है, सभी के अंदर जो आपके प्रश्न आए हैं, लगभग ये मान के चलो 25-25 प्रश्न हैं। इनका अपने अध्ययन करेंगे रोजाना। इसकी जो प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जैसे आज अपने थर्ड ग्रेड मेंस का जो संस्कृत विषय था, उसके अंदर राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के जितने प्रश्न आए थे, उनको मैंने इसमें शामिल किया है। आज की क्लास में अपने लगभग 25 प्रश्नों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाएगा भी आपको आपका जो लेवल है, कितना आपको किस प्रकार से आगे की तैयारी करनी है। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको पता पता चलेगा आपको कितना डीप पढ़ना है, कितना ऊपर से पढ़ना है। चलिए, और ये जो अपने प्रश्न कर रहे हैं, वैसे थर्ड ग्रेड मेंस के लिए हैं, लेकिन अन्य जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि कोई भी जो भर्ती परीक्षा है उसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति के टॉपिक जो है वही रहने वाले हैं। तो अन्य जो विद्यार्थी हैं वो भी ये देख सकते हैं, और विशेष रूप से जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है अपना। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? ऑप्शन है कल्ला जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी या फिर तेजाजी महाराज। तो याद रखिएगा, जो आपके वीर कल्ला जी राठौड़ थे, ये आपके मीराबाई के भतीजे हुआ करते थे। मीराबाई अपने जानते हैं, राजस्थान के अंदर एक भक्त कवियत्री हुआ करती थी, जिनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। उन्हीं मीराबाई की ये क्या है, कल्ला जी जो महाराज हैं, उनके भतीजे हुआ करते थे। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो नागौर के सामियाना गांव में हुआ है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो सामियाना गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। इन कल्लाजी महाराज को ये अपने शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार, या फिर इन्हें अपने चतुर्भुज, या फिर चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। चार हाथों वाले देवता, ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इन्हीं को अपने शेषनाग का अवतार बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलते हैं, चार हाथों वाले देवता इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, उसके अंदर अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। जब अकबर ने चित्तौड़ का घेरा डाला था 1567-68 के अंदर, उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे उदय सिंह जी। उस समय अकबर की गोली से जयमल राठौड़ जो है वो घायल हो जाते हैं। तब इन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर जयमल राठौड़ को युद्ध किया था। तो दो हाथ इनके और दो हाथ जयमल जी राठौड़ के। तो इसी वजह से ये वहां पर, ये जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है मेवाड़ वाला, वहां पर ये ज्यादा प्रसिद्ध है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर का एक क्षेत्र है समयाल, समलिया। यहाँ पर इनका एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसके अंदर इनकी काले पत्थर की प्रतिमा लगी हुई है, जहां पर केसर व अफीम का चढ़ावा जो है इनको चढ़ाया जाता है। इनकी जो कुलदेवी है वो नागनेची माता है। इन्होंने जो दीक्षा प्राप्त की थी वो योगी भैरवनाथ जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। इनका जो मंदिर है वहां पर काले पत्थर की प्रतिमा लगी हुई है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके सलुम्बर में भी बना हुआ है। सलुम्बर जो है आपका मेवाड़ के अंदर ही पड़ता है, एक नया जिला बन चुका है। सलुम्बर में क्या है, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनके जो उपनाम है परीक्षा के अंदर काफी बार पूछा जाता है, जैसे चार हाथों वाले देवता भी इनको बोला जाता है, चतुर्भुज भी बोला जाता है, शेषनाग का अवतार भी बोला जाता है, केहर व कल्याण भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा
इनको अफीम व केसर वाले देवता भी बोला जाता है। तो ये जो सभी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, अफीम व केसर वाले देवता। ठीक है। और यही जो कल्लाजी महाराज है ये गुजरात में भाती खत्री के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात के अंदर जो है ये भाती खत्री के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। इसके अलावा हड़बूजी महाराज के बारे में मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ है, बुंडेल नागौर के अंदर। और बेंगटी जो कि फुलोदी के अंदर पड़ता है, वहां पर इनके जो मंदिर का निर्माण है वो महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था 1721 ईस्वी के अंदर। ठीक है। इनका जो वाहन हुआ करता था कौन सा हुआ करता था, बैलगाड़ी। फिर अपने बात करें मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, राजस्थान के अंदर एक बड़ा पशु मेला भरता है लूणी नदी के किनारे। और इन्हीं मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी के अंदर एक पंथ की स्थापना की थी। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, कौन सा, 1399 ईस्वी में इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई थी। कौन सा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ चलाया था। इन्हीं मल्लीनाथ जी का कहाँ के, ये तिलवाड़ा बाड़मेर और लूणी नदी के किनारे इनका क्या है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। बहुत बार पूछा जाता है, पशु मेला जो है इनका भरता है। इसके बाद अपनी बात करें वीर तेजाजी महाराज, जिनका जन्म आपके खड़नाल नागौर में हुआ है। राजस्थान के अंदर धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं। जाटों के आराध्य देवता है। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है काफी बार, तो क्या है, पेमल। इसी प्रकार से इनकी घोड़ी का नाम पूछ लिया जाता है, जिसका नाम क्या है, लीलन या श्रृंगारी। ठीक है। इनका ससुराल कहाँ हुआ करता था, आपकी पनेर के अंदर। इनके जो प्रसिद्ध मंदिर है, और करनाल आपका परबतसर नागौर में भी आपका मेला भरता है। तो जो आपके तेजाजी महाराज है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, ये जो राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता है, लेकिन ये 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए चारों विकल्पों पर बात कर लिए, देखते हैं अपने अगला प्रश्न। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। प्रश्न के अंदर पूछा गया है जालोर के अंदर जो चौहान वंश है उसका संस्थापक जो है वो कौन है। रतन सिंह है, हमीर देव है, कानड़ देव है। कानड़ देव भी जालोर से ही है, लेकिन ये बाद के शासक हैं। सबसे पहले यहाँ पर चौहान वंश की जो नींव डालने का काम किया था वो कीर्तिपाल चौहान ने किया था। कब किया था, 1181 ईस्वी। 1181 ईस्वी में इन्होंने क्या है, जालोर में चौहान वंश की नींव डाली थी। यहां पर इस जालोर के अंदर उस समय जो परमारों का शासन हुआ करता था। ठीक है। और ये जो कीर्तिपाल है ये नाडोल शाखा से संबंधित है। चौहानों की जो एक नाडोल शाखा है पाली वाली, वहां से ये संबंधित है। इन्हीं कीर्तिपाल चौहान को आपने पढ़ा होगा, एक उपाधि दी गई है कि तू एक महान राजा। ठीक है। ये जो नाडोल शाखा है, नाडोल शाखा के अलहन के ये पुत्र हुआ करते थे। 1181 ईस्वी में ये जालोर आए, और यहाँ पर उस समय जालोर के अंदर परमारों का शासन हुआ करता था। इन्होंने परमारों से छीन कर यहाँ पर क्या है, चौहान वंश की जो है नींव डाली थी। और इस बात की जो अपने को जानकारी मिलती है वो मिलती है सुंदा पर्वत, एक शिलालेख है। इसका जो प्रमाण है वो कौन है, सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत शिलालेख 1319 ईस्वी का है। पहले तो इसका सन ध्यान में रख लेना, कई बार इन शिलालेखों का सीधा सन पूछ लिया जाता है। इस सुंदा पर्वत शिलालेख में इनको एक उपाधि दी गई है, कौन सी, राजेश्वर की। ये जो राजेश्वर उपाधि दी गई है वो किसको दी गई, कीर्तिपाल। इसी कीर्तिपाल को अपने क्या बोला जाता है, कितु। कितु की उपाधि दी गई है, कितु। इसका मतलब होता है एक महान राजा। ठीक है। ये जो कित्तू की उपाधि है, ऐसा बोलने वाले कौन है, आपके मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है। तो जालोर के अंदर जो चौहान वंश की नींव डाली थी वो किसने डाली थी, कीर्तिपाल चौहान ने। कानड़ देव है। ठीक है। ये जब अलाउद्दीन यहाँ पर आया था तो इनके टाइम यहाँ पर शाखा होता है, लेकिन ये बाद के शासक है। 1181 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा। हमीर देव जो है आपके रणथंबोर शाखा में भी है। एक आपके हमीर सिसोदिया है जो कि आपकी मेवाड़ शाखा में अपने पढ़ते हैं। रतन सिंह जी है, ये आपके मेवाड़ शाखा से संबंधित है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 3 नंबर। अगला प्रश्न, गंगनगर हनुमानगढ़ क्षेत्र री लोक बोलीरो नाव है, यानी गंगनगर और हनुमानगढ़। वैसे जो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो राजस्थानी के अंदर
भाषा में परिवर्तन करके थोड़ा सा पूछा गया है। बाकी जो अपने जीके के अंदर ही पढ़ते हैं वही चीज है। ये पूछना चाह रहा है गंगनगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली प्रचलन में है, यानी कौन सी बोली बोली जाती है। तो शेखावाटी बिल्कुल नहीं होगा, ये तो चूरू सीकर और झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। गोवड़ावाटी आपके जो जालोर वाला इलाका है मारवाड़ के अंदर, ठीक है, वहां पर गोवड़ावाटी भी नहीं होगी। पणियावाटी भी नहीं है। कौन सी है, बागड़ी। बागड़ी 4 नंबर, डी नंबर विकल्प होगा। गंगनगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रीय जो बोली है अपने जानते हैं, जो गंगनगर हनुमानगढ़ है, इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो आपके पंजाब और हरियाणा से साझा होती है। इस क्षेत्र की जो बोली है बागड़ी। दो शब्द आते हैं जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक शब्द आता है बागड़ी, एक शब्द आता है वांगड़ी। वांगड़ी। यदि आपसे वांगड़ी पूछा जाएगा तब आपका उत्तर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा। इस क्षेत्र को अपने वांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वांगड़ क्षेत्र। और बागड़ी यानी एक प्रकार से ये मिश्रित बोली है। ये अपने कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर। शेखावाटी आपके चूरू सीकर झुंझुनू हो गई। बोलियों में से प्रश्न पूछा गया है, जैसे मारवाड़ की उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं, और मेवाड़ के अंदर जो बोली बोली जाती हैं, इनके जो उपबोलियां हैं, इनके जो क्षेत्र आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। आसान प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला है फड़ कुण बांचे। फड़ बोल दो या अपने इसको फड़ बोलते हैं, यानी फड़ का जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है। लंगा जाति के द्वारा किया जाता है, मांगणियार के द्वारा किया जाता है, भोपा के द्वारा किया जाता है, या फिर कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो फड़ का वचन है अपने राजस्थान के अंदर जो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है वो पाबूजी महाराज की फड़ मानी जाती है। ठीक है। फड़ का जो बांचे, यानी बांचे का मतलब है वाचन करना, फड़ का जो वाचन है भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। अब अपने फड़ के अंदर बात करें तो सर्वाधिक परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, एक आती है आपकी पाबूजी की फड़। पाबूजी की जो फड़ है ये राजस्थान की क्या है, सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय है। यदि आपसे पूछा जाए देवनारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़, ये राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी फड़ है। अब यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में वो इस प्रकार से पूछा जाता है ज्यादातर, जो पाबूजी की फड़ का वाचन है वो कौन सी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो देव नारायण जी की फड़ है वो किस जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पाबूजी की फड़ है वो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इसका जो वाचन है वो नायक भोपों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो देवनारायण जी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। इसका जो वाचन है वो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी। कालबेलिया जो जाति है वो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला, आहड़ के वराह मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो आहड़ जो है कहां पर पड़ता है, आपका मेवाड़ के अंदर। ठीक है। आहड़ जो है उस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, और इस आहड़ को राजधानी बनाने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था, अल्लट। कहीं कहीं इनका जो अल्लट है, इनका जो नाम है आलूराव भी आता है। ये एक ही व्यक्ति है, अल्लट या फिर आलूराव। ठीक है। इस आहड़ को राजधानी बनाने और यहाँ पर वराह मंदिर, ये दोनों जो कार्य हैं वो कौन से किसके द्वारा किए गए थे, अल्लट के द्वारा किए गए थे। कालबोझ या फिर मालबोझ भी आता है, या फिर बप्पा रावल है, ये आदि पुरुष माने जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, अल्लड़ या आलूराव, इनमें से क्या प्रश्न बन सकता है। एक तो इन्होंने मेवाड़ के अंदर यहां पर यानी आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया था। इसके अलावा इन्होंने पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का क्या माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। इसी प्रकार से मेवाड़ के अंदर
यदि आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन, नौकरशाही का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था, वो शासक कौन थे आपके, अल्लट बोल दो या फिर आलूराव बोल दो, एक ही बात है। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर विकल्प जो है अपना उत्तर होगा। ये चारों बातें हैं एग्जाम के अंदर, अभी तक आप पुराने पेपर उठाकर देखोगे ये चार ही प्रश्न जो हैं आपके ये जो अल्लट हैं इनसे पूछे गए हैं। एक तो सर्वाधिक जो प्रश्न पूछा गया वो आपका आहड़ को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था। आहड़ जो है इनकी सेकंड राजधानी हुआ करती थी, यानी जो अपने मेवाड़ की जो राजधानियों का क्रम भी पूछ लेता है, आहड़ कौन से नंबर की राजधानी है, तो सेकंड राजधानी थी। किसने बनाया था, अल्लट ने बनाया था। इसी प्रकार से जो तीसरी राजधानी बनेगी मेवाड़ की वो कौन होगा, चित्तौड़, जिसको बनाएंगे आपके चित्तर सिंह जी। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा वो आपके अल्लट या आलूराव के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान रा प्रसिद्ध संत, राजस्थान रा प्रसिद्ध संत संत धन्ना भगत जो है वो कठेरा है। कठेरा का मतलब है वो जो राजस्थान के प्रसिद्ध संत, लोक संत, लोक देवता, ये अपने टॉपिक में है। तो लोक संत में से आपका प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध संत धन्ना भगत जो है वो कहाँ से हैं, ये पूछना चाह रहा है। धुवन टोंक से हैं, गागरोन झालावाड़ से हैं, आसपुर डूंगरपुर से हैं या फिर देवली उदयपुर से हैं। तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध धन्ना भगत हैं वो कौन से हैं, धुवन टोंक से हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी धुवन टोंक से बिलोंग करते हैं। ये जो धन्ना भगत जी हैं ये रामानंद के क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। इनका जो जन्म है वो धुवन गांव में रामेश्वर जाट के घर में हुआ। और राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश है वो इन संत धन्ना भगत से ही माना जाता है। जन्म जो है धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ। ठीक है, शिष्य पूछ सकता है किसके शिष्य है, तो संत रामानंद के क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश का मतलब प्रारंभ वो इन्हीं से हुआ था। ये लीजिए ए नंबर, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश या शुरू करने का जो श्रेय है वो कौन से लोक संत को जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके प्रसिद्ध संत धन्ना। ठीक है, जो कि आपके रामानंद के शिष्य थे। क्षेत्र पूछ सकता है कहाँ के थे, धुवन टोंक के। अगला, निम्नांकित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। ये जो आपको झील या तालाब दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा सही रूप से जो है सम्मिलित नहीं है। दूध तलाई जो आपकी, ठीक है, झील बोल दो या तालाब आपके उदयपुर में है, बिल्कुल ठीक है। एक दूध बावड़ी भी पूछी जाती है जो कि आपके सिरोही में पड़ती है। यहाँ पर दूध तलाई झील पूछा है जो कि आपके उदयपुर में है। तालाब साई आपका बूंदी, बाईजी का तालाब जो है आपके बांसवाड़ा में है और बालसमंद जो है आपकी झील जोधपुर में है। तो यहाँ पर देखिए जो बालसमंद भी ठीक है, बाईजी का तालाब भी ठीक है, लेकिन विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका गलत है। तालाब पे जो शाही है ये आपके बूंदी में न होकर कहाँ पर है, धौलपुर में है। कहाँ पर है, धौलपुर में है। ये जो तालाब शाही है ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर बताया जाता है इसका जो निर्माण है वो मुगल मनसबदार हुआ करते थे सालियाह खान, उनके द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण है यदि आपसे पूछा जाएगा, यदि आपसे निर्माण पूछेगा, ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है सीधा आता है तालाब ए शाही कहाँ पर पड़ता है, तो आपके धौलपुर जिले में पड़ता है। अभी तक सर्वाधिक बार प्रश्न जो है यही पूछा गया है। इसका जो निर्माण है वो आपके याद रख सकते हो, मुगल मनसबदार, मनसबदार अपने पढ़ते हैं, एक पद हुआ करता था सालेह खान। और ये जो निर्माण है किसके लिए करवाया गया था, तो शाहजहां के लिए करवाया गया था। ठीक है, शाहजहां के लिए ये निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर बताया जाता है ये शाहजहां का क्या हुआ करता था, शिकारगाह है या फिर उनके विश्राम स्थल के रूप में यहाँ पर वो विश्राम करते थे और शिकार करते थे। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है
कि इसका जो निर्माण है किसके लिए करवाया गया था, तो शाहजहां के लिए करवाया गया था। निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मुगल मनसबदार हुआ करते थे सालेह खान, उनके द्वारा करवाया गया था। और यह शाहजहां का शिकारगाह या फिर क्या हुआ करता था, विश्राम स्थल हुआ करता था। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 20 सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सभी ठीक है। बालसमंद जोधपुर, बाईजी का तालाब आपके बांसवाड़ा में पड़ता है, दूध तलाई झील जो है आपके उदयपुर में है। यदि आपसे दूध बावड़ी पूछेगा तब आपको याद रखना है सिरोही। ठीक है, यह भी काफी बार पूछा गया है। यदि आपसे दूध बावड़ी पूछे तब कौन सा जिला हो जाएगा, सिरोही। चलिए अगला, संत सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, गोविंद गुरु जी के द्वारा, रूपा जी के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, या राव गोपाल सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये जो संत सभा की स्थापना है ये गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं उनसे ये प्रेरित हुआ करते थे। इस संत सभा की जो स्थापना है 1883 ईस्वी के अंदर कहाँ पर की गई थी, सिरोही के अंदर की गई थी। गोविंद गुरु की अगर मैं बात बताऊं, इनका भी पूछ लेता है, इनका जो जन्म है वो आपकी बांसिया गांव में, बांसिया गांव पड़ता है आपका कहाँ, डूंगरपुर में। ठीक है, वहां पर एक बंजारा परिवार में हुआ था। इन्होंने जो अपना कार्य किया था वो भिल्लों के उत्थान हेतु कार्य किया था। ठीक है, भिल्लों में जन जागृति लाने या भिल्लों के उत्थान हेतु जो है कार्य किया था। और इस संत सभा की जो स्थापना है इनके द्वारा कहाँ पर की गई थी, सिरोही के अंदर की गई थी, ताकि जो यहाँ की जो भील जनजाति है उनको क्या किया जा सके, एकजुट किया जा सके और उसमें सामाजिक सुधार लाई जा सके। ये जो भील जनजाति है इसको, इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछे तो इनको एकजुट करना और इनमें क्या है, सामाजिक सुधार लाना, यानी इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, जन जागृति लाना। इसके हेतु ये जो है आपके संत सभा की स्थापना की गई थी। और ये जो संत सभा है इसकी स्थापना के बाद यहाँ पर आपने मानगढ़ नरसंहार भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस संत सभा का जो पहला अधिवेशन होता है इसकी स्थापना तो 1883 ईस्वी में हो जाती है सिरोही के अंदर, लेकिन यदि इसका अधिवेशन पूछेगा ना आपसे तब आपको बताना है 1903 ईस्वी में इसका जो है पहला अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन के अंदर ये तय किया जाता है कि अपने हर साल जो है मानगढ़ जो पहाड़ी है, ये जो पहला अधिवेशन है कहाँ पर हुआ, याद रखिएगा मानगढ़ पहाड़ी। और ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर इन्होंने ये एक निर्णय लिया भी अपने जो हर साल जो है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर एकत्रित हुआ करेंगे। ठीक है, हर साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ये सभी यहाँ पर क्या हुआ करेंगे, इकट्ठे हुआ करेंगे। ये इनके, क्योंकि ये गोविंद गुरु के क्या थे, अनुयायी थे। और इसी मानगढ़ पहाड़ी पर ये तो इनका था पहला अधिवेशन 17 नवंबर 1913 ईस्वी, यानी इससे 10 साल बाद 17 नवंबर 1913 ईस्वी को यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, नरसंहार किया जाता है, जिसे अपने मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे भीलों को यहाँ पर मार दिया जाता है। गोविंद गुरु जी हैं इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, हालांकि बाद में उनकी सजा को कम करके आजीवन कारावास कर दिया जाता है। फिर बाद के अंदर और भी सजा कम कर दी जाती है इनकी, और इस क्षेत्र से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। बाद के अंदर इन ये जो अपना अंतिम समय है ये गुजरात वाले इलाके के अंदर रहे थे। ठीक है, और इसी जो ये मानगढ़ हत्याकांड है इसे अपने क्या बोलते हैं, ये राजस्थान का बोल दो या फिर आदिवासियों का, आदिवासियों का जलियावाला, जलियावाला बाग हत्याकांड के नाम से अपने जानते हैं। ये डेट ध्यान में रख लेना, तीनों महत्वपूर्ण है। संत सभा की स्थापना पूछेगा 1883 ईस्वी। यदि आपसे पहला अधिवेशन पूछेगा तो वो कहाँ पर हुआ, मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है 1903 ईस्वी में। और मानगढ़ हत्याकांड यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो 17 नवंबर 1913, ये डेट समेत आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, गोविंद गुरु जी, ए नंबर।
इनका जन्म बांसिया गांव, क्योंकि इनका भी जन्म पूछ लेता है कहाँ पर हुआ, डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ और एक बंजारा परिवार में हुआ। अब उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है भीलों के उत्थान हेतु लगाया था। ये लीजिए, ये जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या जो अन्य भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए विशेष सूचना है, अपनी उत्तम पाठशाला टीम के द्वारा आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, यानी अभी तक जितने पेपर आपके आए हैं उनका हमने ये पुस्तक तैयार की है। आरपीएससी का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है पूर्णतः उसके द्वारा है। 2025 तक के सभी प्रश्न पत्रों का समावेश इसके अंदर है। ये जो पुस्तक है इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक विषय के अंदर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं 2011 से लेकर 25 तक वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसकी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आगामी परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका भी इसमें समावेश किया गया है। आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें समावेश जो है किया गया है। इसकी अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हो तो उत्तम पाठशाला टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके नज़दीकी जो भी कोई मार्केट है वहां पर जाइए, इस किताब को अच्छे से देखिए, अन्य किताबों से तुलना कीजिए। खरीदना जरूरी नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हैं, अन्य किताबों से तुलना कीजिए। यदि आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तब इसको परचेज कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए है। चलिए भी अगला है भीलवाड़ा खेतरी बोली है। ये देखिए आसान सा ही प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वहां की जो बोली है वो कौन सी है? तो पहाड़ी भी नहीं है, हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर अपने जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। तो ये देखिए दोनों आसानी से कट रहे हैं। मालव क्षेत्र है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये एमपी के पास वाला जो इलाका है, जैसे अपना ये राजस्थान वाला इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो बचा कौन सा? मेवाड़ी। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है भीलवाड़ा के अंदर? तो आपकी मेवाड़ी बोली हो जाएगी। जैसे अपने मारवाड़ी बोली पूछेगा तो जोधपुर हो गया, कुछ बीकानेर वाला इलाका हो गया, नागौर हो गया, बाड़मेर हो गया। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का ये जो अपने नृत्य वाला टॉपिक है उसके अंदर आपको ज्यादा जो ध्यान देना है वो आपको किस पर ध्यान देना है? जो जनजातियों के नृत्य हैं उसमें कौन कौन जो है पुरुष नृत्य प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य जो है वो कौन से हैं। इसके अलावा जो व्यवसायिक नृत्य हैं इनको इसी क्रम में तैयार करना है आपको। ठीक है, कितने प्रकार के नृत्य होते हैं, ठीक है, जैसे घूमर है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। इसी प्रकार से जो जनजातियों के जो मुख्य मुख्य नृत्य हैं वो आपको कम से कम याद होने चाहिए, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आएगा इनमें से। चलिए, अपने से पूछा है ग्रासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? तो गैर जो नृत्य है, ये जो नृत्य है आपके उदयपुर क्षेत्र यानी मेवाड़ के अंदर मैं बात करूं विशेष तौर पर उदयपुर और अपने मारवाड़ वाले इलाके में आपके बाड़मेर। तो इसमें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा ये जो नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। काफी बार पूछा जाता है कहाँ पर प्रचलित है। ये आपके उदयपुर में भी होता है और आपके बाड़मेर क्षेत्र में भी प्रचलित है। दोनों एक साथ विकल्प में नहीं देगा, दोनों देगा तो दोनों उत्तर हो जाएगा बहुत, अन्यथा या तो आपको उदयपुर मिलेगा या फिर बाड़मेर मिलेगा। क्षेत्र पूछेगा गैर नृत्य वो कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद अपने बात करें गौरी जो आपका नृत्य है, गौरी नृत्य आप जानते हो भीलों का नृत्य है, भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा क्षेत्र? क्षेत्र अगर पूछेगा तो आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। फिर अपने बात करें ग्रासियों का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है। इससे अपने क्या बोल सकते हैं? इसे अपने ग्रासियों का घूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वालर जो नृत्य है ग्रासियों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, इसे अपने ग्रासियों का घूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रासियों का क्या बोल सकते हैं? घूमर भी बोल सकते हैं। ये जो नृत्य है बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य के अंदर यानी पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं, पुरुष प्लस महिला अर्धवृत्त बना करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के अंदर ये जो नृत्य है बिना वाद्य यंत्र होता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। कई बार प्रश्न पूछता है बिना वाद्य यंत्र द्वारा जो नृत्य है कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वालर नृत्य है। ग्रासियों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ग्रासीय जनजाति में इसे
अपने घूमर भी बोल सकते हैं। इसके बाद अपने बात करें घुड़ला जो नृत्य है ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, ये मारवाड़ क्षेत्र में, और विशेष तौर पर आपका जो जोधपुर है वहां पर। आपकी जो शीतलाष्टमी आती है, ये शीतलाष्टमी से लेकर आपके जो गणगौर है तब तक जो है आपका यहाँ पर घुड़ला नृत्य किया जाता है। और इस घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने का कार्य जो है वो कौन से संस्थान द्वारा किया गया था, याद रखिएगा रूपायन संस्थान पड़ता है आपके बोरुंदा जोधपुर में, जिसकी स्थापना की गई थी कोमल कोठारी द्वारा। इन्होंने इस नृत्य को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का कार्य किया था। और मारवाड़ विशेष तौर पर जोधपुर का ये प्रचलित नृत्य है जो कि शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। गणगौर अपने जानते हैं, और गणगौर भी ध्यान में रखना भी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपकी जो गणगौर है कब मनाई जाती है, कई बार प्रश्न पूछता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ये लीजिए अपने ग्रासियों से पूछा गया है, विकल्प नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे, यानी कहने का मतलब राजस्थानी भाषा का पहला जो उपन्यास है वो कौन सा है। आसान प्रश्न है। आपने एक नाम सुना होगा शिवचंद भरतिया। शिवचंद जो भरतिया है इनके तीन, एक उपन्यास है, एक नाटक है और एक कहानी है, तीनों ही आपको ध्यान में रखनी है। कनक सुंदर है। चलिए पहले मैं बता देता हूं, शिवचंद्र शिवचंद्र भरतिया, इनके द्वारा एक कनक सुंदर, एक है केसर विलास, और एक आपको ध्यान में रखना है विश्रांत प्रवास। ये जो आपका कनक सुंदर है ये तो क्या है, उपन्यास है। विश्रांत प्रवास जो है ये कहानी है, और जो केसर विलास है ये क्या है, नाटक है। विशेष बात क्या है, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम है। ये सभी के सभी जो है राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा, केसर विलास। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी पूछी जाएगी कौन सा हो जाएगा, विश्रांत प्रवास। तीनों के रचनाकार कौन है, तो वो आपके हैं शिवचंद्र भरतिया। याद रखिएगा इस नाम को। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं आबे पट की, तो ये इसके जो रचनाकार वो कौन है, नथमल जोशी है। नथमल जोशी है। फिर मैं बात करूं दोहरा रो धोरी, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, कन्हैया लाल सेठिया है। कन्हैया लाल सेठिया कहाँ से हैं, सुजानगढ़, चूरू से हैं। ठीक है। कन्हैया लाल जो सेठिया है इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पित्थल और पाथल, जिसके अंदर पाथल जो है किसको बोला गया है, महाराणा प्रताप को, काफी बार पूछी जाती है। पित्थल जो है आपके पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर से आपके राय सिंह जी के भाई थे। ठीक है। इनकी जो रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये या फिर जिसका दूसरा नाम है किशन ब्यावलो, दोनों ही बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो आपका कनक सुंदर है ये किसका है, आपका शिवचंद्र जी भरतिया का है। इसके अलावा हूँ गोरी किण पीवरी, इसके जो रचनाकार है वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। इसके रचनाकार कौन है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। ठीक है। ये भी रचना महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा के अंदर सीधा प्रश्न आया है। हूँ गोरी किण पीवरी, रचनाकार यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कन्हैया लाल जी सेठिया है, दोहरा रो धोरी हो गया। ठीक है। पीथल और पाथल परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा बार जो है वो पूछी गई है। इसके अलावा इनकी मैं और बात करूं रचना की, तो शब्द ध्यान में रख लेना। शब्द जो रचना है परीक्षा के अंदर काफी बार पूछी गई है। ठीक है। और इनकी एक और रचना आप ध्यान में रख सकते हो, जमारो, ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछी गई है, जमारो, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। शिवचंद्र भरतिया की तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना। चलिए अगला है, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। धौली धूप जो है आपके अलवर में पड़ता है।
धौली धूप जो है आपकी कहाँ पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। अब देखिए संत रामचरण जी है, ये जो आपकी राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उससे संबंधित है, तो ये विकल्प अपना नहीं होगा। संत चरणदास जी, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसके अंदर 42 नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इनका संबंध धौली धूप से नहीं है। ये भी इनका जन्म मेवात से हुआ था, लेकिन इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आपकी दिल्ली के अंदर मानी जाती है। इनकी जो दो शिष्या हुआ करती थी, दयाबाई और सहजोबाई, उनकी रचनाएं भी परीक्षा के अंदर काफी बार पूछी जाती है। फिर बचे कौन से अपने, संत लालदास जी। संत पीपा जी है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपके गागरोन क्षेत्र। खिची चौहान हुआ करते थे, जिन्होंने आपके फिरोज तुगलक से क्या की थी, लड़ाई की थी। यहाँ पर अपना उत्तर कौन सा हो गया, संत लालदास जी। ये जो संत लालदास जी हुआ जो थे आपके, ये क्या थे, मैं मुसलमान थे, मैं मुसलमान। इन्होंने तिजारा की गदन चिश्ती जो थे वो इनके गुरु थे, उन्होंने उनसे इन्होंने क्या है, दीक्षा प्राप्त की थी। मध्यकालीन मेवात जो आपका क्षेत्र है उसके अंदर ये प्रसिद्ध प्रमुख संत हुआ करते थे। लालदासी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। इस संप्रदाय से आपसे क्या प्रश्न और बन सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक तो लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी यदि आपसे गुरु पूछे जाएं तो वो कौन थे, गदन चिश्ती। तिजारा जो कि आपका अलवर में पड़ता है वहीं के थे। इनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। इनको किस लिए याद किया जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। सांप्रदायिक सद्भाव, जैसे अपने लोक देवता पढ़ते हैं तो रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम, इसी प्रकार से जो आपके गोगा जी महाराज को भी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, इसी प्रकार से इनको सांप्रदायिक सद्भाव के लिए याद किया जाता है। इनका जो जन्म है वो धौलीधूप अलवर में हुआ। इनका जो अंतिम समय है वो नंगला के अंदर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, लेकिन इनको जो समाधिस्थ है वो शेरपुर के अंदर किया गया था, जो कि आपके अलवर में ही पड़ता है। इसके अलावा जो इनके अनुयायियों का अभिवादन आपसे पूछा जा सकता है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो एक दूसरे को जो अभिवादन करते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या करते हैं, याद रखिएगा, जयराम। जयराम कहकर एक दूसरे से क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो कौन से हो गए, संत रामचरण जी। अच्छा, ये विकल्प ऊपर नीचे भी 1, 3 और 2 है, तो बी नंबर। विकल्प ऊपर नीचे है, ये ए है, इसको सी बना लो, इसको बी बना लो और इसको डी बना लो। बी नंबर जो है आपका उत्तर हो जाएगा। संत पिंपा जी या गागरोन से हैं, संत चरणदास जी हैं, इनकी जो प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर है, और संत रामचरण जी ये आपके शाहपुरा वाली शाखा से हैं। चलिए अगला है, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन से थे। ये जो रणकपुर पाली वाला जो आपका मंदिर है, इसमें आपके 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये जो रणकपुर है, पहले आपने को ये ध्यान में रखना है, रणकपुर के जो मंदिर है कहाँ पड़ता है, ये रणकपुर पाली के अंदर पड़ता है। कौन से भगवान के या ये आपके मंदिर है, तो ये आपके ऋषभ देव, इन्हीं ऋषभ देव को अपने आदिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैन तीर्थंकर है। यहां पर इनकी 4 मुखों वाली प्रतिमा है, इसी वजह से इसे चतुर्मुख भी बोला जाता है। ठीक है, 4 मुख वाली जो प्रतिमा है। अब अपने से पूछा गया, इस तीर्थ स्थल के जो शिल्पकार जो हैं वो कौन थे, तो शिल्पकार अपन को क्या ध्यान में रखना है, देपाक। कौन थे इस मंदिर के शिल्पकार जो है, वो देपाक थे। इसी मंदिर को अपने 1444 खंभों का अजायब घर अपने बोलते हैं। यहाँ पर 1444 क्या है, स्तंभ बने हुए हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है, यदि आपसे निर्माण करता पूछ लिया जाएगा तो वो कौन होंगे, सेठ धरणकसा। सेठ धरणकसा कर लो या फिर धरणीसा है। किसके संरक्षण में किया था, तो उस समय जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे वो कौन थे, आपके महाराणा कुंभा। ये लीजिए, तो ये जो सभी के सभी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। काफी बार परीक्षा में प्रश्न को आता है, ये शिल्पकार कौन थे, निर्माणकर्ता कौन थे, या संरक्षण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर कितने स्तंभ बने हुए हैं, 1444 जो है स्तंभ बने हुए हैं,
इसके अलावा और भी अगर जानना चाहो तो यहाँ पर 29 होल भी बने हुए हैं। ठीक है, गुंबदों की अगर संख्या आपसे पूछी जाएगी तो याद रख लेना 80 गुंबद बने हुए हैं। चलिए ये और देख लो, अगर यहाँ पर होल की संख्या पूछी जाएगी तो कितने हैं, 29। यदि आपसे गुंबद पूछे जाएंगे तो संख्या कितनी है इनकी, 80 है। हालांकि ज्यादातर स्तंभों की संख्या पूछ लेता है वो, ये प्रश्न काफी बार बोला गया है और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, खंभों का अजायब घर भी बोला जाता है। तो ए नंबर हो जाएगा। मंडन जो है वो आपके महाराणा कुंभा के क्या हुआ करते थे, महाराणा कुंभा के दरबार में हुआ करते थे, महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पकार मान सकते हैं। चलिए अगला है, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर जाता है। तिमणिया नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर जो है पहना जाता है, कान में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, सिर में या फिर गर्दन में। तो याद रखिएगा भी, ये जो आपका आभूषण वाला टॉपिक है जितना हो सकता है आपको याद करना है, जितने याद रख सको उतने आपको याद रखने पड़ेंगे, अन्यथा प्रत्येक जैसे कान के कम से कम आपको 10 आभूषण याद रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से नाक हो गया, सिर हो गया, गर्दन हो गया, जैसे दांत के 2-3 आभूषण हैं। ठीक है, तो कम से कम प्रत्येक जो परीक्षा के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, वैसे जो भी आप कोई भी गाइड पढ़ोगे या किताबें पढ़ोगे वहां पर आभूषणों की संख्या बहुत ज्यादा दे रखी है, लेकिन जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछता है, जैसे तिमड़ियां पूछ लेता है, कलपट्टियों पूछता है, पोर पूछता है, चूंप पूछता है, नेवरी पूछता है, नोगरी पूछ लेता है, तो ये जो आभूषण है पुराने पेपरों के आधार पर तो मुख्य मुख्य है 30-40, वो आपको रट कर ही जाना है। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो तिमड़िया आभूषण है ये किसका आभूषण है, गर्दन का आभूषण है। गर्दन आ जाएगा या फिर गला दे सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। और इसकी कोई भी जो ट्रिक है वो नहीं है अभी। जयपुर फूट के जनक जो हैं वो कौन थे, डॉक्टर अशोक पनगड़िया, डॉक्टर SR धारकर या फिर डॉक्टर PK सेठी। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। आसान प्रश्न है, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। जयपुर फूट कृत्रिम पैर के जो जनक वो कौन है, PK सेठी हैं जयपुर से। अगला, पाहलण कवीरी ख्याति किण रचना रेपाण है। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। पालन जो कवि हैं उनकी ख्याति, जो ख्याति यानी जो प्रसिद्धि है वो कौन सी रचना के कारण है। पाण का मतलब यहाँ पर कारण से, वो कौन सी रचना के कारण है, जीवदया रास के कारण है, या फिर चंदन बाला रास के कारण है, या फिर नेमिनाथ रासा बारहमासा के कारण है, या जम्बू स्वामी रास के कारण है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो जीव दया रास और जो चंदन बाला रास है ये किसकी है, ये आसगु की है। याद रख लेना भाई, ये नाम ध्यान में रख लेना, आसगु। क्योंकि अपने जितने भी अलग अलग सभी विषयों के अलग अलग अपने प्रश्न करेंगे, वहां पर जितनी रचनाएं पूछी गई है सभी के जो रचनाकार मैं आपको बता दूंगा, उनको आपको नोट करना है और याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो जम्बू स्वामी रास है इसके जो रचनाकार हैं वो जीन धर्मसूरी हैं। कौन है, जीन धर्मसूरी है, जीन धर्मसूरी है। तो बचा कौन सा विकल्प, पालन कवि की रचना कौन सी है, नेमिनाथ रासा हो जाएगा। ठीक है, नेमिनाथ जो रासा है वो किसका हो जाएगा, आपके पालन कवि का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका भारतेश्वर बाहुबली रास काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक और ध्यान में रखने लेना, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये भी एग्जाम के अंदर जो है कई बार पूछा गया है। ये मुनि जिन विजय सूरी का है, मुनि जिन विजय, कितना याद रख लेना, मुनि जिन विजय का है। भारतेश्वर बाहुबली रास पूछा जाएगा, मुनि जिन विजय हो जाएगा। जीवदया रास या चंदन बाला रास यदि आपसे पूछा जाएगा उसके रचनाकार आसगु हो जाएंगे। ठीक है, नेमिनाथ बारह मासा अगर पूछा जाएगा वो उसके रचनाकार कौन है, पालन कवि हो जाएंगे। यहाँ पर नेमिनाथ बारह, ये बारह मासा दे रखा है, यदि आपसे नेमिनाथ रास पूछा जाएगा तो वो सुमित गणी का है। केवल नेमिनाथ रास पूछा जाएगा तो वो आपकी सुमित गणी का है, ये भी लिख लो भी। केवल यदि इतना ही आ जाए नेमिनाथ रास तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, सुमित गणी। और यदि बारह मासा देगा तब अपने कौन हो जाएंगे, पालन कवि। 3 नंबर।
तो सभी के सभी जो रचनाएं हैं आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। चलिए अगला अपना प्रश्न है बालाथल सभ्यता। जो आपकी बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ? तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है ये जो बालाथल सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है? तो आपके उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर के अंदर आपकी एक वल्लभ नगर तहसील है, वहां पर पड़ती है ये। ठीक है, ये भी लिखना चाहो, वल्लभ नगर तहसील है। ये जो सभ्यता स्थल है इसका जो उत्खनन है किसके द्वारा किया गया? आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। बीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र और बीबी लाल। बीबी लाल का भी जो संबंध है वो कालीबंगा सभ्यता से है। इनका जो संबंध है वो कालीबंगा सभ्यता से है। ठीक है, अमलानंद जी घोष भी, इन्होंने क्या है कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपके रतन चंद्र अग्रवाल भी नहीं है, बचे कौन से? बीएन मिश्र, पुणे विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत थे। और इस बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र की देखरेख में हुआ था। और ये जो सभ्यता स्थल है वो कैसा सभ्यता स्थल है? तो आपको ध्यान में रखना है ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता स्थल है। इसके अलावा इसका जो संबंध है वो लोहा युग से भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं। यहाँ पर लोहा गलाने की कितनी भट्टियां मिली हैं? इस बात का अंदेशा लगाया जाता है लोहा गलाने की यहाँ पर जो है 5 भट्टियां मिली हैं। इस वजह से इसका जो संबंध है वो लोहा युग से भी माना जाता है। तांबे के अवशेष मिलने के कारण, तांबे और पत्थरों के अवशेष के कारण ताम्र पाषाण कालिक भी इसको माना जाता है, लोहा कालिक भी माना जाता है। इसी प्रकार से इस सभ्यता के अंदर जो हाथ से बुने हुए, हाथ से बुने हुए एक कपड़े का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर मिला है। हाथ से बुने हुए एक कपड़े का जो टुकड़ा है वो इस सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से 11 कमरों का यहाँ पर एक भवन भी देखने को मिलता है। कुष्ठ रोगी का एक कंकाल भी इस सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। तो ज्यादा बस मेन रूप से अपनी इतनी बातें ध्यान में रख लेना। बालासल जो सभ्यता है आपके उदयपुर में पड़ती है। उत्खनन जो कार्य है वो आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया। ताम्र पाषाण कालिक और लोहा युग से इसका संबंध बताया जाता है। और ये वाला जो प्रश्न है पूछा जा चुका है, बेराट के अलावा ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर हाथ से बने हुए कपड़े का जो टुकड़ा वो देखने को मिलता है? तो वो हमारी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? वो आपकी बालाथल सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे कुष्ठ रोगी का जो कंकाल है यहाँ पर देखने को मिला है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। विकल्प नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला है लोक काव्य शैली रचना कौन सी है? लोक काव्य शैली रचना जो है वो कौन सी है? सही भी, किशन ब्यावलो है, ढोला मारूरा दुआ है, नवरस वेली है, या फिर रुक्मणी मंगल है। रुक्मणी मंगल नाम से ऐसी कई कविताएं हैं, लेकिन जो रुक्मणी मंगल की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो आपके नंददास की है। ठीक है, नंददास जी की है। हालांकि रुक्मणी मंगल नाम से कई सारी रचनाएं हैं। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो आपके लोक काव्य बोला है इसने, लोक काव्य की जो सबसे प्रसिद्ध लोक काव्य शैली रचना कौन सी मानी जाएगी? तो आपकी ढोला मारूरा दुआ माना जाएगा, जो कि ये क्या है? प्रेम गाथा है। ढोला जो कि नरवर का हुआ करता था और मारू जो है आपकी पुंगल की राजकुमारी हुआ करती थी। हालांकि आरपीएससी ने इसमें से ये प्रश्न भी पूछा है कि जब इनका विवाह हुआ था तो उस समय इनकी उम्र क्या थी? तो जो ढोला की उम्र थी वो मात्र 3 वर्ष और जो मारू की उम्र थी वो मात्र 1.5 वर्ष की थी। छोटी उम्र में क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। हालांकि बाद में ढोला और ये जो क्या है अलग अलग हो जाते हैं। ये इस जो बचपन का विवाह इसको भूल जाता है। ये एक प्रकार से प्रेम काव्य है। ठीक है, प्रेम काव्य है। इसका बाद के अंदर एक मालवणी नाम से विवाह हो जाता है। ये नरवर का हुआ करता था, जिसका नाम है, इस ढोले का नाम है सालय कुमार, मारू का नाम है मरवणी। बाद के अंदर जो पुंग ये मारू जो थी इसके पिताजी द्वारा एक ढोली को वहां पर भेजा जाता है। ठीक है, और वो वहां जाकर उस ढोल के माध्यम से इनको जो अपना पुराना विवाह है उसके बारे में याद दिलाता है। तो ये एक अच्छी प्रेम गाथा है जिसके रचनाकार आपसे पूछ सकता है। ढोला मारूरा जो दुआ है ये 11वीं सदी के अंदर
इसके जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो याद रखना है आपको, कवि कल्लोल। कवि कल्लोल कैसा काव्य है, तो ये आपकी एक प्रेम कथा है। मारू जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी, ये भी याद रख लेना। जो मारू है आपकी, वो पुंगल, पुंगल, पुंगल आपकी जैसलमेर में पड़ता है, पुंगल की राजकुमारी थी। ठीक है। और जो आपका डोला था यानी साहलय कुमार, ये कहाँ का था आपका, ये आपका नरवर का था। एक है डोला मारू रादुआ, एक आती है डोला मारूरी चौपाई। वो किसकी है, वो आपकी कुशल लाभ की है, याद रखिएगा। ये तो है डोला मारू रादुआ। एक और रचना है डोला मारूरी चौपाई, वो किसकी है, वो आपके कुशल लाभ की है। ये भी रचना काफी बार पूछी गई है, और ये जो रचना है ये 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। यानी इसकी जो रचना है वो कब की गई थी, वो आपके 17वीं शताब्दी के अंदर जो है इसकी रचना की गई थी। और ये जो डोला मारूरा दुआ है, इसकी जो रचना है वो 11वीं शताब्दी के अंदर हुई है। ठीक है। और ये जो नवरस वैली है, ये आपके भवानी दत्त की है, ये आपके भवानी दत्त वैश्य की है। इसी प्रकार से ये जो किशन ब्यावलो है, किशन ब्यावलो, हालांकि ये नाम जो है एग्जाम में कम आता है, कौन सा आता है, इसी को अपने वैली किशन, वैली किशनरी रुक्मण, इसकी जो रचना है, रचना वो पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। ठीक है। वैली किशन रुक्मणीरी, वैली किशन रुक्मणीरी, इसका जो नाम है वैली किशन रुक्मणीरी, एग्जाम के अंदर अपने को ज्यादातर यही नाम दिया जाता है। वैली किशन रुक्मणीरी के रचनाकार जो वो कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ है। ये जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे, राय सिंह जी, उनके भाई हुआ करते थे, और ये अकबर के संरक्षण में चले गए थे। और इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ को कन्हैया लाल सेठिया ने जो रचना की है ना, पित्थल और पाथल, उसमें ये से पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बोला गया है, पित्थल बोला गया है, और पाथल जो है महाराणा प्रताप को बोला गया है। और इसकी जो रचना है वैली किशन रुक्मणीरी, इसकी जो रचना है वो कहाँ कहाँ पर रहते हुए की थी, तो गागरोन। ठीक है। इनको गागरोन की जागीर दी गई थी, वहां पर रहते हुए उन्होंने इसकी रचना की थी। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो आपका किशन ब्यावलो या वैली किशन रुक्मणीरी है, ये आपका एक क्या है, खंड काव्य है। और इसकी जो रचना है वो लोक भाषा में न होकर कौन सी के अंदर है, डिंगल भाषा है इसकी। ठीक है, डिंगल। और ये क्या है, आपका एक खंड काव्य है। बस इतनी बातें याद रख लेना। चलिए, तो विकल्प नंबर हो जाएगा अपने से, लोक काव्य पूछा है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है, पिछवाई जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है। देखिए, देवगढ़ शैली नहीं भी, ठीक है, अलवर शैली भी नहीं है, नाथ द्वारा, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो आपकी नाथ द्वारा शैली है, भगवान कृष्ण या फिर श्रीनाथ जी के जो मूर्ति के पीछे कपड़े का जो पर्दा लगाया जाता है, उस पर इनकी जो रास लीलाएं हैं उसका चित्रण किया जाता है। इसी वजह से इसे क्या बोला गया है, पिछवाई। कहाँ की, नाथ द्वारा शैली की है। 3 नंबर। चलिए, अगला है, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। मैंने आपको बताया था ना, तो जनजाति विशेष है, जैसे ग्रासिया है, आपकी सहरिया जनजाति है। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपकी मीना जनजाति है, और मेन रूप से अगर मैं बात करूं तो जो आपका सहरिया और ग्रासिया है, सहरिया जनजाति और ग्रासिया है। इसी प्रकार से आपकी जो भील जनजाति है, भील, भील, मीणा, सहरिया और ग्रासिया, इन जनजाति के जो प्रमुख प्रमुख नृत्य हैं उनको आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर अपने से शिकारी नृत्य पूछा गया है। शिकारी जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति का है, वो आपकी सहरिया जनजाति का है। ग्रासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो मैंने आपको कौन सा बताया था, वो आपको बताया था वाल्दर। ये जो शिकारी नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। शिकारी जो आपका नृत्य है ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पुरुष प्रधान नृत्य है।
इसके अलावा शहरियों का जो अन्य और नृत्य की मैं बात करूं, एक इनका जो नृत्य है शिकारी के अलावा लहंगी नृत्य पूछ लिया जाता है। एक इनके द्वारा इंद्रपरी नामक नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है इनके द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। शिकारी, लहंगी, पिछुआ भी इनका है। एक झेला, झेला नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। पिछुआ, पिछुआ जो नृत्य है वो भी आपके सहरिया का है। एक इनके द्वारा झेला नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है ये फसल पकाई की खुशी में होता है। फसल पकाई की खुशी में होता है। इसके अंदर आपके स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। और ये जो झेला नृत्य है ये आपके शाहबाद क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है। शाहबाद क्षेत्र, शाहबाद क्षेत्र अपने पढ़ते हैं आपके 12 में। सहरिया जनजाति का जो बाहुल्य है वो आपका किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है 12 की, वहां पर इस जाति का बाहुल्य है। और वहां का जो प्रसिद्ध नृत्य है, यदि फसल पकाई से संबंधित पूछा जाएगा तो आपका झेला हो जाएगा। यदि विवाह से संबंधित पूछा जाएगा तो आपका इंद्रपरी हो जाएगा। बाकी और कौन कौन से, एक शिकारी हो गया और एक आपका लहंगी भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रासियों की मैं बात करूं, इनके जैसे मौर्या है, मांदल है, रायण है, लूर है, ज्वारा है, वालर हो गया। ठीक है, 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, लाला जयदाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपके। 1857 की क्रांति के अंदर लाला जयदयाल व मेहराब खां द्वारा विद्रोह का नेतृत्व कोटा के अंदर किया गया था। कोटा के शासक हुआ करते थे राम सिंह जी, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। कोटा के शासक राम सिंह जी को किले में क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है। कोटा के अंदर जो लगभग है 6 महीने तक किसका शासन रहता है? यहाँ पर जो है जनता का जो है शासन रहता है। यहाँ के कोटा के अंदर उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेजर बर्टन, ठीक है, इनका जो सिर काटकर पूरे शहर में क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। पूरे शहर में घुमाया जाता है। इनके जो पुत्र हैं फ्रैंक व आर्थर, उनको भी मार दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ के वो एक डॉक्टर थे सैंडलर व सेम कोटम, उनको भी मार दिया जाता है। लगभग 6 महीने तक यहाँ पर जनता का शासन रहता है। बाद के अंदर ऊपर से जो इनके सैनिक आते हैं और करौली के शासक मदन पाल के द्वारा जो है यहाँ पर कोटा को जो है मुक्त कराया जाता है। ठीक है, तो अपने से पूछा है लाला जयदयाल और मेहराब खां कहाँ का नेतृत्व किया? तो वो कोटा का है। 2 नंबर। अगला, अमर सागर किस जिले में है? अमर सागर जो है किस जिले में है? अमर सागर जो है एक झील है, बहुत ही शानदार। कहाँ पर है? आपके जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। जैसलमेर के एक शासक थे अक्की सिंह जी, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एक झील बनी हुई है, इसके किनारे कुछ छोटे मोटे महल से भी बने हुए हैं। तो इसका आपसे जिला पूछा गया है अमर सागर, जो जैसलमेर अगर कोई गया है तो जैसलमेर के अंदर ही है, ये थोड़ी सी दूर पड़ती है। इसका जो निर्माण है वो यहाँ के अक्की सिंह द्वारा किया गया था। तो डी नंबर है। तो आपका ये पर्यटन वाला टॉपिक है, इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं अभी। ठीक है, मिलान वाले प्रश्न जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पूछता है। तो विशेष तौर पर अगर ज़्यादा चीज़ें अगर आपको ना भी ध्यान में रहें तो इनका जो जिला है, जैसे गड़ीसर हो गया, आपके जसवंत थड़ा है, जिलों के नाम है उनके मिलान दे सकता है, या जो प्रसिद्ध पर्यटन जो स्थल हैं वो आपसे पूछ सकता है। अगला, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत री रचना नी है। पिछली बार जब, क्योंकि सिलेबस के अंदर क्या हुआ था, राजस्थानी भाषा के कुछ टॉपिक दिए जाएंगे ऐसा मतलब पाठ्यक्रम दिया गया। उसके बाद जो रचनाएं पूछी गई और प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो इसी प्रकार से था। और ये जो नी वाला है, जैसे अपने हिंदी के अंदर नहीं है देते हैं या फिर सत्य असत्य देते हैं, राजस्थानी के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही दिए थे। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत री रचना नी है, बच्चों ने इस नी पर ध्यान नहीं दिया। इस नी का मतलब क्या था? नहीं है।
और इस वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो अंतिम चयन से क्या है वंचित रह गए थे। ठीक है, तो इस बार आपको जो है विशेष ध्यान देना है। कहने का तात्पर्य यही है, इन ये जो यहाँ पर अपने को रचनाएं दिया है, हुंकारो दोसा, धरती रो, धीणो, मांजल रात और केरे चकवा बात, इनमें से जो कौन सी रचना है वो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी मांजल रात भी आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। इसके अलावा इनकी रचना जो प्रमुख है मुम्मल जो है काफी बार पूछी जाती है, फागु बहारमली काफी बार पूछी जाती है। इसके अलावा टाबरारी बाता भी इनकी रचना है। तो यहाँ पर मांजल रात भी है, केरे चकवा बात भी है, ओंकार दोसा भी है, लेकिन धरती रो धीणो ये किसकी है, कन्हैया लाल सेठिया की है। ये किसकी है भी, कन्हैया लाल सेठिया की रचना है ये। ठीक है, इनकी मैं आपको बता चुका हूँ, कन्हैया लाल जी सेठिया हैं। इनकी प्रमुख जो है आपको एक तो शब्द ध्यान में रखनी है, एक लीलटांस जो है वो ध्यान में रखनी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक आप लीलटांस शब्द, जिनके लिए इनको अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा एग्जाम के अंदर पाथल और पीथल भी काफी बार पूछी गई है। मिंजर भी इन्हीं की है, मिंजर, मिंजर, पाथल और पीथल। सुजानगढ़ चूरू जिले के ये निवासी थे। ठीक है, बाकी सभी जो रचनाएं हैं वो किसके, आपकी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती हैं। इनकी एक और रचना ध्यान में रख लेना, टाबरारी बाता, टाबरारी बाता, गढ़ ऊंचा गड़ा गड़ा, ये भी इनकी रचना है। तो ये अभी जो हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुए, जैसे आपके 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ है, या पहले पटवारी का, या फिर अभी कुछ दिन पहले आपका ये जो वीडियो का एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना पूछी गई है। तो अभी के दृष्टिकोण से लक्ष्मी कुमारी चंडावत की जितनी रचनाएं हैं वो सभी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक नथमल जोशी जो है उनकी रचनाएं आपको अच्छे से पढ़नी है, 3 नंबर हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये तो बिल्कुल आसान है भी। जसवंत थड़ा जो है आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है आपका जो जसवंत थड़ा है, ये आपके जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका जो निर्माण है वो सरदार सिंह जी ने अपने पिता की स्मृति में कराया है। जो आपके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी सेकंड थे, उनकी स्मृति में इनका जो निर्माण करवाया गया है, बहुत ही शानदार है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है वो बताया जाता है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, तभी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। और इसके जो वास्तुकार या शिल्पकार जो हैं वो कौन थे, आपके लल्लूलाल। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। निर्माणकर्ता कौन है, सरदार सिंह जी हैं। ठीक है, कब करवाया था, 1899 ईस्वी, याद रखना चाहो तो 1800, हालांकि सन नहीं पूछेगा, 1899 ईस्वी के आसपास इन्होंने इसका निर्माण करवाया। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया था, इनकी याद में करवाया गया है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, जोधपुर, डी नंबर। अगला, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल 7 चरणों के अंदर हुआ। ठीक है, पूर्ण कब हुआ, 1956 ईस्वी के अंदर। किस किस को मिलाया गया उस समय, तो झालावाड़ तो ये तो दूसरे चरण में मिला लिया गया था। ठीक है, कोटा भी दूसरे चरण में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को अंतिम रूप से मिलाया गया था। बी नंबर विकल्प हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये जो आपके 25 के 25 प्रश्न है, जो आपका संस्कृत विषय थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर, जो आपका संस्कृत विषय के अंदर राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति के जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी के सभी मैंने आपको अच्छे से पूरा विस्तृत तरीके से करवाए हैं। बाकी अन्य जैसे उर्दू का पेपर है, उर्दू का हो गया, साइंस मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, L1 का हो गया, सभी अपने इसे पूरे विस्तृत तरीके से करेंगे। जो आपका लेवल किस प्रकार से रहा और रचनाओं की जो आपको प्रश्न है वो किस प्रकार से तैयार करने हैं, ये अब आपके ऊपर है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर आप
अच्छे से इन वीडियो को बार बार देखिए। जो चीज़ें मैंने आपको विस्तार पूर्वक करवाई हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। सभी को जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो आपको उत्तम पाठशाला टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भाई।